अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुसलमान 762 में बगदाद का शहर बसा चुके थे और ये वो वक्त है जब मामूनुर रशीद वहाँ के खलीफा थे, अब्बासीड खलीफा। और उन्होंने साइंस के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, साइंसदानों को इकट्ठा करने के लिए बैतुल हिकमा एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से, रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान इकट्ठे होते, वो आपस में डिस्कशन करते और वहाँ पर साइंस को परवान चढ़ाया जाता। इन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम अल ख्वारिज़मी का था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा कहा जाता है। ख्वारिज़मी बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर रखते थे। उन्होंने हिंदू मैथमेटिक्स को भी बहुत करीब से देखा था और ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को भी उन्होंने गौर से मुताला किया था। इन दोनों का इकट्ठा अरबी ज़ुबान में होना उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे गया, क्योंकि ट्रांसलेशन मूवमेंट में तमाम की तमाम किताबें अरबी में आ गई थीं। इसलिए शायद वो दुनिया में उन चंद साइंसदानों में से थे जो कि ग्रीक का स्टफ़, ग्रीक की रिसर्च को भी अरबी में पढ़ सकते थे और हिंदुओं की रिसर्च को भी अरबी में पढ़ सकते थे। इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हुई और उन्होंने एक नए शोबे की इजाद की जिसे हम अलजबरा कहते हैं। ख्वारिज़मी ने इस पर बहुत सी किताबें लिखी, स्पेशली उनकी जो किताब अलजबर वल मुकाबला, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और इसकी ट्रांसलेशन बहुत सी ज़ुबानों में हुई। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में ये किताब बहुत अरसे तक पढ़ाई जाती रही। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वेरिएबल्स का, सिंबल्स का। लोगों के लिए ये बहुत हैरान कुन था कि हम नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब उन्होंने ये बताया कि एक्स स्क्वायर का मतलब है कोई भी नंबर और उसका अपने आप से मल्टीप्लिकेशन, तो लोगों के लिए ये बात समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर होता है, 4 को 4 से करें तो 4 का स्क्वायर होता है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? तो ख्वारिज़मी ने उनको बताया कि एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि तमाम नंबर्स, आप कोई भी नंबर इसमें डालें तो वो आपको इसका रिजल्ट दे देगा। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, लेकिन इस बात ने आगे जाकर बहुत तरक्की की और उसके साथ साथ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की बुनियाद भी अल ख्वारिज़मी ने रखी, जिन्होंने हमें एल्गोरिदम्स दिए। एल्गोरिदम का लफ्ज़ ख्वारिज़मी का दिया हुआ लफ्ज़ है और इसमें उन्होंने हमें बताया कि जो काम आपने बार बार करने हैं उनको किस तरीके से आप सिंपल फ्लोग्राफ और एल्गोरिदम के साथ शो कर सकते हैं। तो ख्वारिज़मी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में और मॉडर्न कैलकुलेशंस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप किसी भी फार्मूले को ले लीजिए, आपको हर जगह पर अलजबरा नजर आएगा। आपने रॉकेट स्पेस पर भेजना है, आपने रोलर कोस्टर चलानी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अलजबरा के बगैर मुमकिन हो सके। लेकिन हमें अल ख्वारिज़मी के बारे में उस तरीके से नहीं बताया जाता। मैं आपको लेके चलता हूँ मुसलमानों के एक मशहूर शहर बुखारा में। मुसलमानों ने बगदाद की तरह बहुत से और सिटीज़, शहरों को भी डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक बुखारा भी था। वो जब भी किसी शहर को डेवलप करते थे उसमें लाइब्रेरी बनाते थे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एकेडमीज़ बनाई जाती थी, जहाँ पर कल्चरल एकेडमीज़ भी थी, साइंटिफिक एकेडमीज़ भी मौजूद होती थी, म्यूज़ियम्स होते थे और स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। यही वो वक्त था जब मुसलमान अपने कहवा खानों में बहुत सी कहानियाँ, अलफ लैला, अरेबियन नाइट्स, परियों की, जिन्नों की एक दूसरे से शेयर करते थे। मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मैंने एक मॉडर्न कहानी सुनाने वाले की तस्वीर आपको दिखाई है और यहाँ से हमें मिली थी अरेबियन नाइट्स की पूरी कहानियों की तसनीफ़ात। गोया कि ये कहानियाँ जिन्नों और परियों की थीं, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए इन कहानियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती थी। इसलिए यूरोप ने इन तमाम कहानियों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और इनका नाम रख दिया अरेबियन नाइट्स। ये 1001 रातों की कहानियाँ हैं जो कि उस वक्त के शहरों में कहवा खानों में लोग एक दूसरे को सुनाते थे। अगर आप मुसलमानों के आर्किटेक्चर को देखें तो आपको ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल यूज साफ नजर आएगा। मुसलमान वो सिविलाइजेशन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को रियल लाइफ की एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाता हूँ।
आप इन तस्वीरों को देखते जाइए और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुसलमानों का आर्किटेक्चर, ये आज से 1000 साल पहले की तस्वीरें हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह पर आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री नज़र आएगी और उसके साथ आपको टेक्नोलॉजी भी नज़र आएगी। मसलन आप रंग बिरंगे ग्लास देख सकते हैं, शीशे देख सकते हैं, ये भी मुसलमानों की ही इजाद है। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग्स को देखता हूं तो मैं सोचता होता हूं कि अगर वो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते रहते तो आज वो किस किस्म की बिल्डिंग्स बना रहे होते, क्योंकि उनकी 1000 साल पहले की बनाई हुई बिल्डिंग्स हमें हैरान कर रही हैं। लेकिन मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री आपको उनकी कंस्ट्रक्शन में हर जगह पर नज़र आएगी और उनकी कंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस था वो मैथमेटिक्स की वजह से मौजूद था। मैं आपको लेके चलता हूँ इजिप्ट, जहाँ पर दरियाए नील मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको दरियाए नील नज़र आ रहा है, जिसमें हर साल तूफ़ान और सैलाब आते थे। इजिप्ट पर मुसलमानों की हुकूमत थी और वो ये चाहते थे कि वो ये अंदाज़ा लगा सकें, प्रिडिक्शन दे सकें कि किस साल सैलाब आएगा और किस साल सैलाब नहीं आएगा। और उसके लिए उन्होंने दरियाए नील के किनारे एक इमारत बनाई। ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था जो कि दरियाए नील के लेवल को, पानी के लेवल को मेजर करता था। मैंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिखाया है। ये एक बहुत बड़ा पिलर है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर डिफरेंट स्केल्स आई, अगर आप देखें तो ये डिफरेंट स्केल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टनल्स हैं। इसके नीचे पानी दरियाए नील से इसमें भरता रहता है और जब सैलाब आने वाले होते हैं तो इसका स्केल बहुत ऊपर चला जाता है, पानी का लेवल ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं 18 का मतलब है डिज़ास्टर, फ्लड। और अगर पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि भूख आने वाली है, कहत होने वाला है। तो इस तरीके से मुसलमान साल साल का डेटा नोट करते थे, अपने पास महफूज करते थे और उसकी बेसिस पर उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि किन सालों में सैलाब आते हैं और उन सालों के किस सीज़न में सैलाब आते हैं। तो वो उसकी पहले से तैयारी करके रखते थे और उनको ये भी पता चल गया था कि कब कब कहत आ सकता है और उसकी तैयारी भी उन्होंने की। ये एक टेक्नोलॉजिकल मंसूबा था क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई थी जिससे पानी नाइलोमीटर के अंदर भर जाता था। इसके साथ साथ ये एक नए दौर का आगाज़ भी था क्योंकि हम मेजर कर रहे थे चीज़ों को और मेजरमेंट के साथ हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद मुसलमानों का अगला हदफ ये था कि उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गोया कि वो दरियाए नील को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मेजरमेंट और अंडरस्टैंडिंग की एक नई मिसाल हमें दी। मुसलमानों को एक और मसला दरपेश आया कि जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तो उनको खाना काबा यानी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करना पड़ता है, लेकिन दुनिया में उनको डायरेक्शंस का पता नहीं चलता था। तो उनके खलीफा ने हुक्म दिया कि हमें एक मैप बनाना चाहिए ताकि हमें मक्का के रस्तों का पता हो। तो मुसलमानों ने सबसे पहला मैप दुनिया का बनाया। एक बहुत बड़ा काम था। मैं जब आज सोचता हूँ कि बग़ैर सेटेलाइट के, बग़ैर जहाज़ों के आपने मैप बनाना है, मुसलमानों ने सबसे पहला मैप बनाया जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन इस मैप के साथ भी उनका मसला हल नहीं हो सका। उसकी वजह यह कि हमारी ज़मीन गोल है और जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो कर्व की शक्ल होती है और कर्व की शक्ल की वजह से डायरेक्शन सीधी नहीं होती। मतलब मक्का की डायरेक्शन हमें कभी भी सीधी नहीं मिलती थी। इसलिए ज़रूरी था कि हमें ज़मीन का सरकमफ्रेंस पता हो, तभी हम सही डायरेक्शंस निकाल सकते थे। ज़मीन का साइज़ और उसका सरकमफ्रेंस इससे पहले इंसानों को मालूम नहीं था और इस काम का बेड़ा उठाया एक बहुत बड़े साइंसदान जिनका नाम अबू रेहान अल बैरूनी था। और उन्होंने सोचा कि वो बड़े सिंपल तरीके से ज़मीन का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका, उन्होंने एक पहाड़ी सिलेक्ट की और उस पहाड़ी की हाइट h थी। तो सबसे पहले हमने इस पहाड़ी की हाइट मालूम करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट ये था जिससे थीटा 1 एंगल बना रहा है पहाड़ी की टॉप, और दूसरा पॉइंट ये है जिससे थीटा 2 एंगल पहाड़ी की टॉप बना रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लिया, उन्होंने प्रोट्रैक्टर खुद डिज़ाइन किया और उसके बाद थीटा 1 एंगल निकाल लिया। फिर वो यहाँ पर गए, उन्होंने थीटा 2 एंगल निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी निकाल लिया, वो उनको मालूम था। और एक सिंपल फार्मूले के साथ उन्होंने इसकी कैलकुलेशन कर दी और उन्होंने पहाड़ी की हाइट मालूम कर ली। उसके बाद वो पहाड़ी के ऊपर गए और उन्होंने होराइज़न के साथ
जो एंगल बनता है उसको भी मेजर कर दिया। अब मेरे पास सेंटर ऑफ अर्थ के साथ अगर मैं दो लाइंस को मिलाऊं, इस पहाड़ी के टॉप को मिलाऊं और उस पॉइंट को जहां पर उन्होंने मेजरमेंट की, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें रेडियस हो जाएंगी और ये पहाड़ी की हाइट होगी। तो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाता है, राइट ट्रायंगल जिसका ये एंगल 90 का है और इसके अलावा मैं इस एंगल को अल्फा को भी जानता हूं। अब मेरे लिए बहुत आसान है आर को निकालना। तो ज़मीन का जो रेडियस है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के लिए रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है, तो ज़मीन का जो रेडियस है वो ये आर है या ये आर है, और बीच में जो एंगल है वो अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, क्योंकि इसका तो मुझे पता है। तो मैं एक बड़े सिंपल फॉर्मूले के साथ आर निकाल सकता हूं। तो अल बैरूनी ने जब सर्कमफ्रेंस निकाला तो उनका सर्कमफ्रेंस आया 25,000 माइल्स, और आज का जो दुनिया का सर्कमफ्रेंस हम सैटेलाइट से निकालते हैं इसमें सिर्फ 1% का एरर है। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने एक सिंपल प्रोट्रैक्टर के ज़रिए ज़मीन का सर्कमफ्रेंस निकाल दिया और डायरेक्शंस का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया है। इसके अलावा अल बैरूनी ने चांद, ज़मीन और सूरज की मूवमेंट के बारे में भी हमें बताया। उन्होंने मून की मुख्तलिफ फेजेस के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा तफसील से बताया। तो ये वो पहला वाक़या था जिसमें मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया रियल वर्ल्ड को सॉल्व करने में। तो मुसलमान साइंटिस्ट की एक ख़ास बात थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स को रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले इस तरह की एग्जांपल्स बहुत कम मिलती है। यूनानी तो फिलोसॉफिकल मैथमेटिशियंस थे और फिलोसॉफिकल साइंटिस्ट थे, इसलिए यूनान से ये चीज़ें नहीं आती थी। हिंदू कुछ ऐसा काम कर रहे थे, पर मुसलमानों ने इस चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और उन्होंने हमें बताया कि हिसाब, रियाजी का इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम उतने ही रियाजी से दूर हैं, हम उतने ही साइंस से दूर हैं। जिन चीज़ों को तख्लीक हमने किया, आज हम उनसे दूर भागते हैं और समझते हैं कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक मरतबा ज़रूर सोचिए।